पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखा जाए तो ये चैलेंज कब नहीं था, मगर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बात का बतंगड़ बन जाता है। और फिर इमरान खान जैसा एक बड़ी सियासी जमात का लीडर हो तो वो तो शोर मचाने का वैसे ही बहुत तजर्बा रखते हैं, और उनकी शोहरत भी इस मामले में यही है कि उनका काम शोर मचाना है। लेकिन इमरान खान जो शोर मचा रहे हैं, क्या ये शोर वो ऑन इज़ ओन मचा रहे हैं? लेकिन अब तो ये बात भी सीक्रेट नहीं रही कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के ही कुछ लोग उसके साथ हैं, और बहुत ज़्यादा वेटरन्स और इवन सिटिंग ऑफिसर्स की हमायत उन्हें हासिल है। और इसीलिए सोशल मीडिया के ज़माने में ये ज़्यादा मसला बन गया है। वरना आप अयूब खान के ज़माने से लेके आज तक के ज़माने तक देखिए, आर्मी चीफ की तकर्री जब भी होना होती थी वो एक चैलेंज थी, और फिर एक्सटेंशंस मिलती थी, और फिर उसके बाद अंदर ही अंदर रसाकशी होती थी। लेकिन अब ये सोशल मीडिया के ज़माने में आपके और हमारे सामने आ चुकी है। मेरे साथ थर्ड ओपिनियन के रूह रवां जनाब बैरिस्टर हामिद बशानी साहब जुड़े हुए हैं। बशानी साहब खुश आमदेद कहते हैं आपको। मैंने थोड़ी सी तमहीद बांधी, इस तमहीद की रोशनी में ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल, मैं तो अब इसको कोट एंड कोट कहूँगा, ये एक रूटीन का मामला है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये जितनी लंबी कहानी है और जितना बड़ा इशू बन गया है उसके मुकाबले में तो आपकी तामीर जो है वो बहुत ही शार्ट है। इस पे तो कहीं कहीं दिनों तक जो है वो आदमी इंट्रोडक्शन पहले जो है वो दे सकता है। और ये मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल ही एक डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ, और मेरे लिए ये बात रियली अमेजिंग, जिसको बल्कि शॉकिंग आप कहें दूसरे अल्फाज में, हो सकती है कि पाकिस्तान के 20-22 करोड़ लोग अपनी लीडरशिप की क़ियादत में जिस फोकस तरीके से, जिस यकसोई से गुज़श्ता कई महीनों से इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, ये जैसे कोई एक फिनोमिनन डेवलप हो रहा होता है ना, कि कोई ऐसा कायनात में कोई ऐसा काम होने वाला है, कोई डेलीगेशन चांद पे जा रहा है, कोई पहला रूसी साइंसदान स्पेस पे जा रहा है, कोई इस तरह की एक सांस रोके एक जो कैफियत है उसमें जो मुब्तला हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान में ये जो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये जो आप बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, और इदारों का आपस में जो है वो कोऑपरेशन, और इदारों की जो है वो इंडिपेंडेंस, ये सब जो है ना, ये एक बहुत बेमानी किस्म का, बल्कि एक हवाले से एक फ्राजुलेंट किस्म की स्टेटमेंट बन गई है मेरे नज़दीक। चूँकि जब आपकी की सारी जो पार्टियां जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से कंसिडर होती हैं, और जो नहीं कंसिडर होती उनको भी मिला के, तो उनका फोकस अगर सिर्फ ये रह जाए कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के नाम पे अवाम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि इसका दूसरा मतलब ये है कि असल इलेक्शन तो ये हो रहे हैं पाकिस्तान में, जब आपके सारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस और टू बी इलेक्टेड पॉलिटिशियंस और मौजूदा वुज़रा और आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म और सारे, उनका सारा फोकस इस चीज़ पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे अवाम के साथ जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और मैं इसको इस नक्ता नज़र से देखता हूँ कि मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करने की भी कोशिश की। ये हमारे ज़माने में जो एक अहम तरीन एक चीज़ जो है गूगल है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों की वो इंफॉर्मेशन देती है, आल दो कि गूगल की इंफॉर्मेशन रिलायबल हम जैसे रिसर्चर के लिए नहीं होती, डबल चेक ट्रिपल चेक जो भी आपने चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन वो आपको ट्रेंड्स बता देती है। आप ज़रा सर्च करें जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आर्मी चीफ कौन है, आप सर्च करें कि भारत का जो है या इंडिया का आर्मी चीफ कौन है, आप सर्च करें कि इंग्लैंड का आर्मी चीफ या जर्मनी का आर्मी चीफ कौन है, जापान का कौन है, ये मुल्क कनाडा जिसमें हम बैठे हुए हैं और इसके बारे में बहुत काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, इसका आर्मी चीफ कौन है, कब बना था, कैसे बना था, और उसका अगला क्या में। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर आर्मी चीफ मैटर नहीं करता, और ना मैटर करना चाहिए। उसके अंदर जो चीज़ ये है कि आपके इलेक्शन हो रहे हैं, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, तो आप डिसीजन मेकर हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट हो रहा है
और इसमें अहम बात जिसको लिए मैंने लफ्ज शॉकिंग का इस्तेमाल किया और डिस्टर्बिंग का, वो ये है कि उसमें आपके इलेक्टेड पॉलिटिशियंस जो हैं वो पेश पेश हैं उसमें, अवाम बेचारे वो कहीं नहीं है, ना कहीं काउंट होते हैं, ना उनकी कोई जो है वो राय है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस चीज को एक्सपोज करता है। दो चीजें देखें जी बहुत बड़ा जिसपे हिस्टोरियन मुतफिक हैं कि पाकिस्तान में हर दौर में जो है वो पाकिस्तान मिलिटरी का रूल रहा है और जमहूरियत के नाम पे अवाम को लूटा जाता रहा है। उनके साथ जो है वो धोखा और फरेब मसलसल की एक कहानी है जो चलती रही है। और जब मिलिटरी आपके फोर फ्रंट पे नहीं होती है तो तब वो उसका रूल और ज्यादा होता है पहले से ज्यादा, चूंकि उसने ऐसे लोगों को आगे खड़ा किया होता है जो उनकी वफादारी का सबूत देने के लिए उनसे ज्यादा बढ़कर जो है वो रूथलेस और इस तरह के इकदाम जो हैं वो करते हैं। तो ये जो है इस चीज का एक पूरा सबूत है कि पाकिस्तान में मिलिटरी प्रोफेशनल नहीं है। और ये वर्डिक्ट जो है इसको अवाम के सामने आना चाहिए और डिस्कस होना चाहिए। इसमें ये कौन सी बात है कि एक तरफ आपने कौम को आग और खून की होली में डाला हुआ है कि आर्मी चीफ कौन होगा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारी आर्मी जो है वो प्रोफेशनल है। अगर आर्मी प्रोफेशनल है ना तो इस पे कम आउट एंड टेल द पीपल दैट स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, तो बात बने। या फिर पॉलिटिशियन सामने आए। मुझे इस बात पे हैरत है कि जो लोग अपने आप को पाकिस्तान में जमहूरियत की जदोजहद के नकीब समझते हैं और वो समझते हैं कि इस जदोजहद के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार हैं, गोलियां खाने के और मरने मारने के लिए भी तैयार हैं, उनकी विजडम में ये बात क्यों नहीं आती कि भाई बजाय इसके कि हम ये बहस करें कि आर्मी चीफ कौन होगा, हम ये बहस करें कि पार्लियामेंट एक कानून बनाए जिसमें अगर कोई मगालता है, पहले बात यह है कि मेरे नज़दीक कोई मगालता है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ होता है वो वजारत दाखिला का एक मुलाजम है। चलो उसके ग्रेड पे, सीनियरिटी पे या उसकी जो इंटाइटलमेंट है क्या बनना है या नहीं बनना, वो तो एक इंटरनल एक महकमाना कार्रवाई होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो उसका एक मुलाजम है। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी मुलाजम की टर्म्स कंडीशंस प्रोटोकॉल किसके आगे जवाबदेह है क्या करना है वो भी डिफाइन की हुई हैं। आप मुझे एक पॉलिटिशियन बता दें जिसने गुज़श्ता 6 महीने में इस इशू को ऊपर लाया है। आपकी पार्लियामेंट में कितने 500 सेनेट को मिला के तो सूबाई को कितने मेंबर बैठे हैं? क्या पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम में इतना विजडम नहीं कि एक आदमी ऐसा इलेक्ट होता जो ये सवाल उठाता कि भाई ये क्या बात है? आप बात तो इस बात पे करें कि एक वजारत दाखिला का जो मुलाजम है वो अगर उसके बारे में एक क्वेश्चन इस हद तक एक कंट्रोवर्शियल शक्ल इख्तियार कर गया है तो लेट अस डिस्कस दिस इशू वंस अगेन, रिविजिट इट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन ओनली कि भाई ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम एक रिफ्रेशर किस्म का एक बिल लाएं पार्लियामेंट में जो इन चीज़ों को दोबारा डिफाइन करे कि पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट करेगी और हमारे जो इदारे हैं जो कि बेशुमार इदारे हैं इनमें से एक जो है वो आर्मी भी है और उसको जो है वो जिसको आप सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं, उसके सामने जो है वो जवाबदेह होना चाहिए। उससे आगे उसकी ना कोई हैसियत है ना कोई बात है। लिहाजा ये इशू क्या है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बात मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा पजलिंग और डिस्टर्बिंग बात है कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नहीं है और ये जो फरेब मसलसल का खेल है ये इसी तरह जारी रहेगा आइंदा जब तक पाकिस्तान इस शक्ल में मौजूद है। जी बशानी साहब, आपने बड़ी अहम बातें की। आपने कहा कि 22 करोड़ अवाम का जो अपना एक जमहूरी हक है, इनफैक्ट वो कहीं पर भी एक्सरसाइज होता नज़र नहीं आ रहा। फिर आपने कहा कि इस सारे सिनेरियो से हमें ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल नहीं है। इससे तो हमें ये भी लगता है कि शायद पाकिस्तान के बाकी इदारे भी प्रोफेशनल नहीं हैं, जुडिशरी और आप नेम एनीवन। और इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सियासतदान भी
प्रोफेशनल इन मानों में नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ के हवाले से शोर मचा रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान खुद हैं, जो अभी हाल ही में वज़ीर आज़म के ओहदा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजा में फारग हुए थे। लेकिन उनकी भी यही ख्वाहिश है कि आर्मी न्यूट्रल ना हो, उनके साथ खड़ी हो जाए और उनको दोबारा लेकर आए। वो ये कहते हैं कि बाकी सारे चोर हैं, और उनका भी जोर ये है कि आर्मी चीफ खबरदार मेरी मर्ज़ी के बगैर ना लगाया जाए। तो जहां आर्मी की अपनी इंटरेस्ट की बात है, उनका तो इंटरेस्ट पाकिस्तान के गिवन सर्कमस्टांसेस में शायद यही है कि वो अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखें। लेकिन इमरान खान ख़ास तौर पर इस वक्त कहते हैं कि मैं अवामी लीडर हूँ। वो सिविल सुप्रीमेसी की जो बात करते हैं वो इनफैक्ट एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बिल्कुल जनाब, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और इसको मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख के बताता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि हम कोई इमरान खान के खिलाफ कोई फोकस नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की और उनका जो कैरेक्टर है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी और मुल्क को इस तरह की चीज़ों से निकालना या उससे बचाने का जो तस्वर है। आप देखें, जो पहला आर्मी चीफ अपॉइंट हुआ था जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, तो उस वक्त भी जब उनको रिकमेंड किया गया था तो उनकी रिकमेंडेशन में सबसे पहला लफ्ज जिस आदमी ने रिकमेंड किया था उसने कहा था कि ये अयूब खान साहब जो है ही इज़ ए प्रोफेशनल सोल्जर, अपने काम से काम रखता है। ये बड़े तारीखी अल्फाज हैं, ही इज़ ए प्रोफेशनल सोल्जर, अपने काम से काम रखता है, तो इसको भी कंसिडर करें। जिसमें उस वक्त भी ज़ाहिर है 4-5 जनरल जो है वो अपने अपने तौर पे किसी न किसी तरीके से होपफुल थे कि मुमकिन है उनकी बारी आए या उनको अपॉइंट किया जाए। अब ये जिस वक्त भी होता रहा है वहां से लेके अयूब खान से लेके तो अभी तक आप देख लें, अभी जिस सिचुएशन का हमें सामना है इसमें ये जितने अदवार गुजरे, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो जैसे एक जो है स्टेटमैन कह लें आप या बहुत बड़ी विजडम वाली शख्सियत कह लें, वो भी शुमार है उसमें। नवाज शरीफ का तवील तजर्बा और बार बार की जो फेल्ड आप कह लें कि प्रैक्टिसेस वो भी शामिल हैं उसमें। जरदारी जैसे कनिंग पॉलिटिशियन और सारे के सब ने अपने अपने तौर पे इस भारी पत्थर को उठाने की कोशिश की और चूम के रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किया क्यों? इसलिए कि ये उनके बस से बाहर था। ये बिल्कुल एक क्लियर सी बात है, और जिसके बस में था उससे बहुत बड़ी गलती हुई इस बात को समझने में कि दीज पीपल दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल। ये मगालता जो पहले दिन से जो अयूब खान से शुरू हुआ, चूंकि अयूब खान अगर प्रोफेशनल होता तो ना वो एक्सटेंशन लेता। चूंकि एक्सटेंशन जब आप ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत क्लियर चीज़ है कि आप मेरिट को पायमाल कर रहे हैं, दूसरे लोगों के हक मार रहे हैं, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज करके तो नाजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं। तो वहाँ से लेके तो अपने आप को चीफ तक अपॉइंट करना और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तक बना देना, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ किया, जिसमें कि ये मैसेज सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, 5 को 6 को 7 को क्रॉस करके किसी को अपॉइंट करें या जिस तरीके से भी करें, हमने वही करना है जो हमारा काम है और हम तसलसल से कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ में कंटिन्यूटी है 1947 से लेके, तो वो जो मिलिट्री इंटरवेंशन है सिविलियन पावर में वो है। बाकी किसी चीज़ में आप मुझे कंटिन्यूटी दिखा दें। एक 5 साल मनसूबा उन्होंने बनाया था 60s में, 50s की एंड में जो उन्होंने उस पर पूरा किया, उसके अलावा किसी चीज़ में कोई कंटिन्यूटी नहीं, ना प्लानिंग में, ना इकोनॉमी में, ना पॉलिटिकल प्रोसेस में। हर चीज़ में डिसरप्शन है विद द एक्सेप्शन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। तो उसके बाद आके तो 2022 में एक तरफ आपकी 13 पार्टियां, दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को मोस्ट पॉपुलर जो है वो पार्टी कह रहे हैं, वो इस चीज़ पे इत्फाक कर लें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो आर्मी चीफ का तयन है और वो हमारा होना चाहिए, यानी हमारी मर्जी का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है या तो उन पे बहुत बड़ा भारी हाथ है और वो अंडर इन्फ्लुएंस हैं, और जाहिर है ये बात आपकी फिर 100% दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर
जो तजादात चल रहे हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और उन्होंने अपने अपने माउथ पीसेस जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी मफादात जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, यानी टोटली बेबस हैं। या फिर ये है कि इस सारे खेल में ये आपके सो कॉल्ड किस्म के पॉलिटिशियन हिस्सेदार बन गए हैं, और अब उनको यकीन हो गया कि इस मुल्क में अगर हमने चलना है तो शराकतदारी और पार्टनरशिप डिक्लेयर किए बगैर हम चल नहीं सकते। लिहाजा हम बेहतर ये है कि बेटर और प्रॉपर पार्टनर जो है उसको तलाश करें। हालांकि आप देखें, इंडिया को देखें, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में ये फौज का बुनियादी ओरिएंटेशन तो एक है। सारे ब्रिटिश आर्मी से आए हुए लोग हैं, उसी तरह परेड करते हैं, सलूट मारते हैं, वो सब बातें वो सेम हैं, लोग भी एक तरह के हैं। तो फिर वहां पे जो है वो आज तक ये मेरिट को वायलेट करके किसी को इस तरीके से क्यों नहीं अपॉइंट किया गया? किसी जो है वो इवन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौर में, या जब वहां पे भी बहुत एक टर्माइल का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, उससे भी इंडिया एक दो दफा गुजरा, तो उन्होंने इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया? और किस तरह ये चीज एक डिसाइडेड किस्म का फैक्ट बन गया कि जी मेरिट की बुनियाद पे, जिस सीनियरिटी की बुनियाद पे जिसका नंबर आता है उसको, चूंकि दुनिया में आपने अगर किसी चीज को स्मूथली दूसरे के हुकूक को डैमेज किए बगैर चलाना होता है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये जिसको आप लफ्ज बेउसूली कहते हैं, इसकी ये हाइट है कि आपने 5-7 बंदे रखे हुए हैं मेरिट पे, या लिस्ट बनाई हुई है, और उसमें से आपने किसको चुनना है, जिस तरह वो किसी की लॉटरी निकलने वाली है, या आप कैसीनो में बैठे हैं, या इस तरह का पूरा असरार किस्म का एक माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है कि देखते हैं जी बाल जो है वो किसके उसमें गिरता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक इंसल्टिंग किस्म का प्रोसेस है उन अवाम के लिए जो इन लोगों को मुंतखब करके तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग की हैसियत देते। जी बशाइन साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, शुरू दिन से हमें यूँ लगता है कि जो सियासतदान भी हैं वो भी शराकत दारी के लिए अपनी मर्ज़ी के लोग आर्मी में देखते हैं, और आर्मी भी ये देखती है, यानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स भी ये देखते हैं कि कौन सा सियासतदान उनका साथ दे सकता है और उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना सकता है। लेकिन जो भी सूरत हाल रही अयूब ख़ान के ज़माने से हम अब तक देखते हैं, अल्टीमेटली जो आर्मी का चीफ़ होता है वो आर्मी का ही चीफ़ होता है, वो वज़ीर आज़म का हमनवा नहीं रहता। जो वज़ीर आज़म जिस आर्मी जर्नैल को पाकिस्तान में चीफ द आर्मी स्टाफ बनाता है, हमने यही देखा कि वही चीफ द आर्मी स्टाफ उस वज़ीर आज़म की हुकूमत को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करता है। तो इस सिलसिला में आप कैसे देखते हैं कि यानी ये जो शराकत दारी है ये कोई लंबे अरसे के लिए नहीं चलती? आफ्टर ऑल पाकिस्तान में आर्मी का चीफ द आर्मी स्टाफ आर्मी का ही रहता है। बिल्कुल रहता है जी, और ये इस चीज़ की निशानी है कि एक डोमिनेटिंग फोर्स जो बहरहाल आर्मी है, और उस हवाले से जो सियासतदान हैं उनको एक लिमिटेड रोल दिया जाता है जो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, लेकिन उस पार्टनरशिप के अंदर कोई बैलेंस या उसमें कोई इक्वालिटी का कोई तस्वर नहीं है कि वो इक्वल पार्टनर हो गए और उनकी बात को, बल्कि उसका जो है वो एक लिमिटेड स्कोप है बंदे की नॉमिनेशन तक। और ये आपने देख लिया कि वो आदमी जो है वो एक दफ़ा मार खाता है ना, ये आपने 4 दफ़ा देख लिया अयूब खान से लेके तो अब तक कि आप बेशक जो मर्जी कर लें, तो जो चीफ साहब होंगे उन्होंने अपना काम ही करना है, और हमेशा जो काम है वो ही करना है जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें किसी की बहस ही नहीं है कि ये नहीं करना है। अब ये भी तय है, अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद ये जो भी चीफ लेके आएंगे और जो भी लेके आएगा उसके साथ वही अशर होगा। उसकी वजह यह है कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी है और क्वेश्चन ऑफ इंटाइटलमेंट है, वो डिस्कस नहीं हो रहा। कि वो पहले उस सवाल को तो डिस्कस करें ना कि जनाब हम किस लिए हैं और हमें क्यों अवाम ने इलेक्ट करके भेजा हुआ है जब आर्मी चीफ जो है वो इतना पावरफुल है। तीसरी चीज ये है कि ये पाकिस्तान इस हवाले से दुनिया में एक मजाक, एक जो है ना एक जोक का टारगेट बना हुआ है। दुनिया के किसी मुल्क में, जिन मुल्कों में बिल्कुल ही जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, उसमें भी ये नहीं होता भाई। ये आप मुझे बताएं कि आपका जो एक जो पुलिस चीफ होता है उसमें और आर्मी चीफ में क्या फर्क है?
इसको अगर आप एथिकली डिस्कस करें, कॉन्स्टिट्यूशनली करें, पॉलिटिकली करें, तो जरा मुझे फर्क करके बताएं कि क्या फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक आदमी को बाकायदा इस पोजीशन पे फाइज कर रहे हैं खुद ही, और उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, अवाम की विल, इन सब चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर रहे बल्कि उनको मिसयूज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठनी चाहिए, जो कि नहीं है ही नहीं, इस पर आवाज़ ही नहीं, बल्कि उनके लिए तो वाहिद एक जो है वो तफरी का ये सामान रह गया है, सांस रोक के बैठे हुए। अब इस महीने के एंड तक पता नहीं कितने लोग जो है वो सांस रोक के बैठे हैं, जो कोई दुनिया का काम नहीं कर सकते जी आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो ये जो है एक मजाक है, और ये पूरा जो सिस्टम है ये मजाक है, और ये इस चीज़ की दलील है कि इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, वो लूट खसूट में लगे हुए हैं। उनकी जो मराहत हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, और जिस तरीके से मिलजुल के तो वो इस मुल्क को लूट सकते हैं वो लूट रहे हैं, और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये बात नहीं कि ये महज कोई इत्फाक है या कोई ला इल्मी में या इस तरह मासूमियत में ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ जो आना चाहता है वो वक्ती तौर पर ढूंढता है आसरा सियासी हुकूमत में कि वो उसको नॉमिनेट कर दे, और सियासी हुकूमत जिस शराकत दारी की आपने बात की, यानी सियासी हुकूमत ये देखती है कि फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारा साथ ये शख्स दे देगा, और उनको भी पता है कि अल्टीमेटली फिर आर्मी अपने आप को असर्ट करेगी। तो फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि आर्मी इस मामले में, या आर्मी का चीफ इस मामले में बड़ा असूल पसंद होता है कि अल्टीमेटली वो अपने इदारे का ही रहता है? नहीं, देखें जी, उसको अल्टीमेटली अपने इदारे का ही रहना चाहिए। मसला ये है कि जब वो एक रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, एक वायलेशन हो रही है बुनियादी तौर पे। जब ये डिस्कशन ही आ रही है तो ये वायलेशन हो रही है आपके पूरे प्रोटोकॉल की और पूरे उस अरेंजमेंट की जो आपने खुद हैं उस काम के लिए तय किया हुआ है कि आर्मी चीफ कैसे बनेगा और उसके इख्तियारात क्या होंगे। जब आप उसको इससे बड़ा एक कैरेक्टर, बल्कि लार्जर देन एनीबॉडी एल्स, एक कैरेक्टर बना के पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। आप जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा स्टिग्मा है, एक बहुत बड़ा दब्बा है। आपने ये भी हर दूसरे शोबे में की तरह डेमोक्रेसी में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है, जिसमें आप इंटरनेशनल ओपिनियन को भी मिसगाइड कर रहे हैं, अपने आप को भी मिसगाइड कर रहे हैं। उधर नाम भी लिखवाया हुआ है कि हम जी डेमोक्रेसी है, ताकि उधर भी आपके मफादात महफूज रहें, और इधर आपकी हरकत जो है वो बदतरीन किस्म के मार्शिल्ला से भी बदतर हैं, जहां पे कि आर्मी चीफ ऑलमोस्ट इलेक्ट होना शुरू हो जाए। व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड इलेक्ट देम? अगर ये ऐसी कोई चीज है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठ के बात करें ना कि जी इनके बगैर तो हम जिंदा रह नहीं सकते, सो लेट्स टॉक अबाउट देयर इलेक्शन। तो एटलीस्ट कम से कम कोई गामे महाजे जो हैं उनको कोई वोट का तो इख्तियार मिले ना। अब ये जो है ना, ये मजाक है, ये मजाक है, और ये पूरी एक इंटरनेशनल जोक है मैं समझता हूँ, जिसके बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसमें के बड़ी एक जो है वो झूठ, फ्रॉड और फरेब के जो है वो कहीं कहानियां जो हैं वो दफन है। देखिए, इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में बार बार ये बात कह रहे हैं कि आर्मी के चीफ की तकर्री का ये जो अंदाज़ है नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे वो कोई असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाते। उनका ये कहना होता है कि ये अख्तियार नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ को नहीं मिलना चाहिए, और उनकी ज़ुबान के मुताबिक क्योंकि ये चोर हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान किसी किस्म की सिविल सुप्रीमेसी के कायल हों और वो इस मसले को हल करने के लिए वाकई ही कोई कदम उठाएं? क्योंकि पार्लियामेंट में तो वो बैठते नहीं, लेकिन एटलीस्ट अवाम की अक्सरियत से मेरी मुराद ये नहीं है कि मोर देन कोई 60% उनके साथ है, शायद हार्डली मोर देन 50% ही लोग उनके साथ होंगे, लेकिन बहरहाल उनके पास एपरेंटली अक्सरियत दिखती है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान इस तरफ कोई असूलों की सियासत की तरफ भी आएंगे या इसी तरह रहेंगे जिस तरह के वो हैं? नहीं, देखें जी, ये जो टाइम है उनका इज वेरी हाई टाइम जिसको आप कहते हैं गुजर रहा है और गुजर गया है, जिस पे कि उनको उसूली मौक़िफ़ लेना चाहिए था, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बयान दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन बनता है,
लेकिन हस्बे साबक, हस्बे रवायत और हस्बे आदत दूसरे दिन वापस उन्होंने उससे रुजू कर लिया और वापस वही रटा दोबारा लगाना शुरू कर दिया। अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इख्तियार जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए, तो साथ में आप कहते हैं कि ये मुतफिका तौर पे हो या आइंदा आने वाली हुकूमत इसको करे, जिसका मतलब फिर वही हुआ ना कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही होगा। अब उसमें चोर कौन है और नेक कौन है, बहस ये नहीं है। बहस ये है कि इस मसले की जब ये अहमियत है तो उसके सामने फिर प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं है, और आप इस चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इसको अपोज कर रहे हैं। अब इसमें जिस आदमी ने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है या जिसके पास मेजॉरिटी है, सिंपल है या ज्यादा है, ये उसका काम है ना कि वो फाइट करे कि ये तो मेरा इस्तकाक है, मेरा हक है और प्राइम मिनिस्टर मैं हूं। अब ये एक दो दफा उन्होंने कहा भी कि प्राइम मिनिस्टर मैं हूं और इख्तियारात किसी और के पास हैं। तो ये जो है ना एक डार्क साइड ऑफ द डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड, और मैं इसको अब पूरे एतमाद के साथ फेक डेमोक्रेसी कहता हूँ, जो प्रीवेल कर रही है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। फेक डेमोक्रेसी है जिसमें एक ड्रामा हो रहा है और उसमें ये सारी कुव्वतें जो हैं, ये प्रिविलेज्ड जो रूलिंग एलीट है किसी न किसी शक्ल में उसमें हिस्सेदार है और उसमें शामिल है। बहुत आखिर में दो बातें आपसे जानना चाहते हैं। एक तो ये कि इस वक्त का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, ये अगरचे साबका पॉलिटिकल क्राइसिस से मिलता जुलता ही है, मगर बात हम करंट सिचुएशन की करते हैं। इस करंट सिचुएशन से आप कैसे पाकिस्तानी रियासत को निकलते देखते हैं? देखें जी, ये तो बिल्कुल तय है कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है इसकी मौजूदगी में रियासत इससे निकल नहीं रही, बल्कि रियासत इसमें और ज्यादा जो है वो स्टक हो रही है और फंस रही है। और जो सिस्टम जिसके खिलाफ एक पूरा एक रद्द अमल है और पूरी एक नैरेटिव है कि इस मुल्क को इनविजिबल फोर्सेस चला रही हैं, उस सिस्टम को मजीद स्ट्रेंथन करने की तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है। हालांकि ये टाइम था जिस पे जाके तो रियासत के अंदर अगर किसी को इस बात से दिलचस्पी थी तो वो स्टैंड लेता कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम, वी शुड डिस्कस दिस, कि ये हो क्या रहा है भाई, मतलब आर्मी चीफ किसको रिपोर्ट करेगा, और अगर वो उसको रिपोर्ट करेगा तो वो फिर इसके हवाले से ये क्या हो रहा है, आखिर वो ऐसा क्या काम करने जा रहा है जिसके लिए इतना बड़ा तूफान जो है वो मुल्क में बरपा है। इतना बड़ा तूफान, यानी ये तो आप समझ लें कि रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कशन जो है वो ये हो रही है। तो उसके बाद बात क्या रह जाती है कि रियासत इससे निकलेगी? मैं समझता हूँ कि ये रियासत को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो लोग ये समझते हैं कि मिलिट्री पॉलिटिक्स से लाताल्लुक हो रही है या अपने आप को न्यूट्रल करार दे रही है या उनके अज़ाइम को इस तरह के हैं कि वो सियासत में नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं जनाब। चूँकि ये जो सिचुएशन है ये इस बात का इज़हार है कि जो भी नेक्स्ट सेटअप कायम होगा उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो आर्मी चीफ का होगा। तो इस पे मज़ीद वज़ाहत की हम क्या ज़रूरत है हमें कि वो कैसे होगा, ये तो आप खुद साबित कर रहे हैं। बहुत आखिर में बशाइन साहब, आपने अभी पीछे एक इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह की डेमोक्रेसी है इसको फेक डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, और डेमोक्रेसी के फ़रोग के लिए हम देखते हैं कि मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पर अमेरिका और हमारा अपना मुल्क कनाडा और यूरोपियन यूनियन बहुत ज़ोर देते हैं। पाकिस्तान की इस फेक डेमोक्रेसी पे किसी किस्म की बेचैनी नज़र नहीं उनको आती, बल्कि वो बड़े मुतमईन हैं। वो ये समझते हैं कि ठीक है, एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो चल रही है। अगर मगरबी दुनिया भी इस तरह डेमोक्रेसी को देखती है तो फिर डेमोक्रेसी का फ्यूचर इन जनरल क्या आपको नज़र आता है? देखें जी, मगरबी दुनिया जो कुछ भी करती है वो कभी भी अपने तौर पे नहीं करती। हमेशा जो है वो जब मगरब ने किसी ऐसे मसले पे स्टैंड लिया है तो उसकी वजह खुद उस मुल्क के लोग होते हैं। कोई लॉबी होती है, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टीज, कोई इस तरह की लोग होते हैं जो इन चीज़ों को उठाते हैं, वो बाहर लेके आते हैं, उस हवाले से लॉबी करते हैं। और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में कभी एक जलसा आपने सुना हुआ हो किसी भी पार्टी का, इवन माइक्रोस्कोपिक, जिसने ये डिस्कस किया हो कि भाई ये फेक डेमोक्रेसी है? जब इलेक्ट होने की बात आर्मी चीफ की हो रही है तो आप लोग ये क्या मजाक कर रहे हैं
किसी ने एक लेटर लिखा हो ह्यूमन राइट्स कमीशन को, यूरोपियन पार्लियामेंट को, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो खुद ब खुद तो जाके तो कोई नोटिस नहीं ले सकते ना, वो कहीं उस पर तो नहीं लगे हुए कि वो जाएं और जाके उसको एक्सप्लोर करें। दूसरी चीज ये है कि ये देखें, इस हवाले से एक दुनिया में जो एक नया ट्रेंड आ रहा है उसमें चीन जैसे मुल्कों को भी इम्यूनिटी हासिल हो गई है कि जो निज़ाम उन्होंने मसल्लत किया हुआ है, जिस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर भी उनको कोई उस तरीके से चैलेंज नहीं करता। ये कल आप देखें जो समिट हुआ और उसमें जो रेड लाइंस की बात हुई और ये सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान को जाहिर है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो समझ लें कि एक बहुत ही बेहतर किस्म की पोजीशन में इसलिए है कि उसका नंबर बहुत बाद में आएगा, चीन के कहीं बाद जाके तो पाकिस्तान का नंबर आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल फोर्स हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या कोई ऐसी काबिल जिक्र क्रेडिबिलिटी रखने वाली कुव्वत हो और वो इस मसले को उठाए, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। चूंकि ये फेक डेमोक्रेसी का जो तस्वर है ये बिल्कुल एक्सपोज्ड है, इसमें अब कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। बाकी बहुत शुक्रिया बशानी साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और टैग टीवी के ऐप्स रॉको, एप्पल, एंड्रॉयड और अमेज़ॉन फायर के भी आप 24/7 वॉच करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आज का तबसरा थर्ड ओपिनियन में मेरे साथ और बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.